हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी गोल्डन क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम ऐसे कुछ टॉपिक्स के 10-10 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अगर आप जीपैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा है। आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस क्लास में। हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर आपको हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिक सी दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, पाथवे, फिर कार्डियक साइकिल एंड लास्ट ईसीजी। इन चार टॉपिक्स को बिना करे आपको एग्जाम में जाना भी नहीं है, याद रखेगा, क्योंकि सवाल यहां से आने के पूरे पूरे चांस है। आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस क्लास की। और आगे चलने से पहले आप लोग अगर अभी तक फार्मेसी इंडिया के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आज की इस पूरी क्लास का पीडीएफ नोट आपको वहीं पर मिलेगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट विद देयर फंक्शंस। अब आपको कुछ चैम्बर्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, जिनके साथ आपको मैच करना है। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इनके अलावा और कोई हार्ट नहीं, और कोई चैम्बर नहीं होता है हमारे हार्ट में, है ना। 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। अच्छा, अब ये फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, एक घर की तरह है। एक घर में ऊपर 2 कमरे, नीचे 2 कमरे। क्लियर? अब ऊपर वाले कमरों के मुकाबले अगर देखा जाए तो नीचे वाले कमरे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा काम करना होता है ना। ऊपर वाले कमरों की दीवारें जो होती है वो थोड़ी थिन होती है, लेकिन नीचे वाले कमरों की दीवारें थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी तो ऊपर का जो आपका फ्लोर है वो टिक पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल pumps the oxygen poor blood to the lungs, have mitral valve, pumps the oxygen rich blood to the lungs, have tricuspid valve। कुछ भी नहीं पता है आपको हार्ट के बारे में? कुछ भी नहीं जानते हो? मैं बताती हूँ। पहली सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आपके हार्ट में कुछ वॉल्व पाई जाती हैं। अगर आपको उनकी लोकेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कर दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, आपके हार्ट के अंदर कुछ दरवाजे होते हैं जिनका काम है ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाना, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना। अब एक चीज जरूरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि लेफ्ट वाली तरफ तो माइट्रल वॉल्व होती है, राइट वाली तरफ आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है। अब ये ऑरिकल में होगी कि वेंट्रिकल में होगी, ज्यादा सोचना नहीं है, ये ऑरिकल्स में ही प्रेजेंट होती है। तो लेफ्ट वाली तरफ आपकी माइट्रल वॉल्व होती है, राइट वाली तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। कर लीजिए मैच। लेफ्ट ऑरिकल कौन सी बताई है? मैंने बताई है आपको माइट्रल वॉल्व, ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट वाली तरफ माइट्रल, राइट वाली तरफ ट्राइकस्पिड। ए का होना चाहिए सेकंड, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। मैच कर लीजिए। ए का सेकंड बिल्कुल सही है, और जो बी है उसका फोर्थ है, बिल्कुल सही है। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है आपके राइट वाली तरफ। अच्छा, वेंट्रिकल्स का काम क्या है? ऑरिकल्स क्या होते हैं? ऑरिकल्स आर ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, और वेंट्रिकल ब्लड पंपिंग चैम्बर्स, है ना। ऑरिकल्स के अंदर ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है। ठीक है। अब लेफ्ट वाली तरफ और राइट वाली तरफ एक चीज आपको इसके अंदर डिफरेंशिएशन याद रखना है कि कौन सी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। और ये दूसरा ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर? तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो काम है राइट वेंट्रिकल का, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का। तो सिंपल सी बात है, राइट वेंट्रिकल का हो जाएगा पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना। नहीं, ये वाला उल्टा हो गया ना, पंप्स द ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग। हाँ, ये सही होगा। तो सही ऑप्शन जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक बार डिफ्रेंसिएशन करवा देती हूँ कि क्या होता है। हर एक ऑरिकल का सारा काम, उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन, ठीक है। चलिए,
लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करेगा अभी मैंने बता दिया, कहां पर प्रेजेंट होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसी के आगे क्वेश्चन में। ब्लड ये जो क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है अरोटा के थ्रू, फिर उसके बाद बॉडी ब्रेन हर जगह वो चला जाता है। राइट वेंट्रिकल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा टू द पल्मोनरी वेन, है ना। लेफ्ट ऑट्रियम की बात करें तो सबसे ऊपर वाला चैम्बर है, सभी लोग जानते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, मैंने कहा ना कि ये ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और वैसे ही राइट ऑरिकल ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। क्लियर है, ठीक है। कहां से रिसीव करेगा, बॉडी से, और ये रिसीव करेगा वेना कावा से। समझ आया, क्लियर है। मिल जाएंगे भाई, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। आगे चलते हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा है पूरा। चलो शुरुआत करते हैं। ये के कमरे हैं, बस ऐसे याद रखो, ये लेफ्ट वाला कमरा, ये राइट वाले कमरे। राइट, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। ये जो आपको ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो है ऐसे करके जा रहा है, दिस इज अरोटा, ठीक है। अब यहीं पर इसी जगह पर आपकी यहां पर माइट्रल वॉल्व दिखाई दे रही है आपको, ये माइट्रल वॉल्व होती है जहां से ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। और इधर वाली तरफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इससे पीछे वाली तरफ होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आगे ढक गया है, लेकिन इसके पीछे वाली तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, जो जिसका भी काम यही है, सेम ही काम है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ये काम होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, ऊपर सुपीरियर वेना कावा। क्लियर, ये चीजें, ये ब्लू वाली जगह ये वो है, यहां पर ब्लड एंटर करेगा कहां से, लंग्स के अंदर से, और ये जो आपका रेड वाली चीजें दिखाई दे रही है, ये भी लंग्स के अंदर से ही एंटर करेगा और यहाँ लंग्स से जाएगा। क्लियर, चलिए इसके बाद इधर भी सेम ही चीज होगी, लंग्स से, लंग्स के अंदर ब्लड यहां से जाता है, यहां से भी जाएगा, और यहां से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये है पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, डिवीजन होता है आपके सेप्टम के थ्रू, इधर और इधर, लेफ्ट एंड साइड वेंट्रिकल को जो आपका सेपरेट करके रखता है, दैट इज सेप्टम। कंडक्शन सिस्टम मैं आपको आगे दिखाई दूंगी क्या होता है, तो पूरा स्ट्रक्चर आपका आज क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, पेरिकार्डियल कैविटी इज अ गैप बिटवीन। अब जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो किसके बीच का गैप है, fibrous pericardium and serous pericardium, fibrous pericardium and epicardium, parietal pericardium and epicardium, visceral pericardium and epicardium। तीन लेयर्स होती है, याद है, तीन लेयर्स, और वॉल भी होती है। सबसे बाहर वाली दीवार पेरिकार्डियम, उसके अंदर से शुरुआत होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी ये वही जगह है जहां पर आपका पेरिकार्डिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी जैसा, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। अब आपसे सवाल में यही पूछा गया है कि जो कैविटी है ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है, तो मैं आपको बता दूं कि सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि याद रखना, ये वाला लेते हैं, क्योंकि याद रखना पेराइटल पेरिकार्डियम ये क्या है, पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एक पेराइटल आउटर और एक होती है विसरल इनर, ठीक है, दिस इज आउटर और विसरल होती है इनर। तो इसके एंड एपिकार्डियम के बीच में, एपिकार्डियम के बीच में जो खाली जगह है, स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो टेंशन मत लेना, जो खाली जगह होती है उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। ये वही जगह है जहां पर पेरिकार्डियक फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इसका काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये आपको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है फॉर योर हार्ट। क्लियर है, ठीक है, समझ आया, समझ आ गया कि कहां पर ये प्रेजेंट होता है। चलिए तो मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। चलो, तो पहले ये देखना जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि इसकी दो लेयर्स होती है ना, पेराइटल विसरल, पेराइटल आउटर वाली है, विसरल इनर वाली है, ठीक है, पेराइटल आउटर वाली, विसरल इनर वाली। अच्छा, अब यही यही जो जगह है इसी को आप पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं।
यहीं पर पेरिकार्डियक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग आएंगे तो इसके अंदर से 3 वॉल शुरू हो जाती है, दीवारें शुरू हो जाती है, लेयर्स कहेंगे बेसिकली। पहला एपिकार्डियम, दूसरा होता है आपका मायोकार्डियम, एंड थर्ड जो होगी दैट इज योर एंडोकार्डियम। मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ, लेयर्स बनाकर दिखाती हूँ बेसिकली, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। मान लीजिए कि ये आपका दिल है, ऐसे ही बनाते हो, यही दिल है, ठीक है। चलिए, इसके आउटर वाली, बिल्कुल इसके पास वाली जो लेयर है, ये मैंने बना दी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जूम करके दिखा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, इसके बाहर वाली एक और लेयर प्रेजेंट होती है, इसका मैंने नाम दिया मायोकार्डियम। क्लियर। फिर इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, अब इसको ध्यान से देखना, यह है आपकी एपिकार्डियम, और इसी से जुड़ी हुई होती है विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर। अब इसके बाहर कौन से कलर से बनाए, व्हाइट से बनाते हैं। ये वाली जो लेयर मैं बनाने जा रही हूं, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये जो खाली स्पेस हम भरने वाले हैं, अब कौन से कलर से भरे, इससे भरते हैं। ये जो स्पेस मैं भर रही हूं, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। ये होता है पेरिकार्डियल कैविटी पूरी। पेरिकार्डियल कैविटी, जहां पर फिल्ड होता है फ्लूइड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जूम करके इसको देख लो, कितना सुंदर बनाया, क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर। चलो देख लीजिए एक बार कि ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। अरे वाह, नजर ना लगे। देखिए, ये आपका हार्ट है, हार्ट के सबसे नजदीक वाली लेयर जो आपको रेड वाली दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली लेयर। एंडोकार्डियम के बाहर जो ग्रीन वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम के बाहर ये ब्लू वाली जो मैंने बनाई है, दिस इज कॉल्ड एपिकार्डियम, और एपिकार्डियम से बिल्कुल सटी हुई लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम, मतलब अंदर वाले एपी, बाहर वाली विसरल, ऐसे चिपकी हुई है। फिर ये वाली, ये पर्पल वाली जो जगह मैंने बनाई है, इसके बाहर जो व्हाइट वाला जो आपको लेयर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में ये प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल कैविटी सैक, या फिर इसी के अंदर आपका पेरिकार्डियक फ्लूइड भी भरा हुआ होगा, जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, which of the following condition is characterized by the narrowing of the aortic valve opening leading to obstructed blood flow from the left ventricle to the aorta। अब सवाल ये है कि देखिए, जो अरोटिक वॉल्व होती है उसकी नैरोइंग अगर मैं करवा दूं, है ना, वो रास्ता पतला कर दूं, तो सिंपल सी बात है कि वहां से ब्लड को जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, अरोटिक रीगर्गिटेशन, अरोटिक स्टेनोसिस, माइट्रल रीगर्गिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस। सिंपल सी बात है, अरोटिक वॉल्व की बात हो रही है, काट दो काट दो, ठीक है। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब ही होता है नैरोइंग, ठीक है। सही ऑप्शन यही हो जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको चारों चीजें क्लियर करती हूँ कि होती क्या है। सबसे पहले अरोटिक रीगर्गिटेशन के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अरोटिक इनसफिशियंसी, ठीक है। इनसफिशियंसी ये लिखा हुआ है इधर, अरोटिक इनसफिशियंसी। होता क्या है ये, देखिए, इट इज द रिवर्स ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो को मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है, बैक फ्लो कर दूं, कहां से, अरोटा से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में ब्लड जाता है, एंड देन वो जहां भी इसको जाना होता है वहां पर जाएगा। लेकिन अगर मैं बैक फ्लो कर दूं, मैं अरोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ले आऊं, दैट इज कॉल्ड अरोटिक रिगर्गिटेशन, ठीक है। अब एक चीज और याद रखेगा कि ये सारी चीजें कब होंगी, जब डायस्टोल हो रहा होगा। सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन। तो जब रिलैक्सेशन मोड पर होगा आपका हार्ट, तभी मैं ये बैक फ्लो कर दूंगी। और वॉल्व का काम एक ही होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। अगर वो बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है,
दैट मीन्स कि जो अरोटिक वॉल्व है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इट इज इसीलिए इसको हम अरोटिक इनसफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अरोटिक स्टेनोसिस, ये चीज मैंने आपको बताई दी है कि क्या होता है। माइट्रल रिगार्गिटेशन भी ऐसा ही है कुछ कुछ। ये क्या होता है, जब आपका जो फ्लो का ब्लड है, ब्लड का फ्लो है, ठीक है, वो क्या होगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इधर होता है, लेफ्ट ऑरिकल इधर होता है। वैसे तो ऊपर से नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर अगर नीचे से वापस ऊपर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड माइट्रल रिगर्गिटेशन। सेम है, सेम है, बस वो माइट्रल वॉल में हो रहा है, वो अरोटिक वॉल में हो रहा है। क्लियर है? चलिए, माइट्रल स्टेनोसिस भी आपके आर्ट्रियल स्टेनोसिस की तरह ही है। इसमें क्या होगा कि ये एक तरीके का वल्वुलर हार्ट डिसीज है, जिसके अंदर जो आपकी माइट्रल वॉल्व होती है वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर आना चाहिए था उतना नहीं आएगा इस कंडीशन। क्लियर हो गया? चारों पॉइंट्स क्लियर हैं, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अगर ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इन द कार्डियक साइकिल। अब इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दौरान होगी एक कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर बेसिकली दो ही फेज होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, अब ऑरिकल का भी सिस्टोल डायस्टोल होगा और वेंट्रिकल का भी सिस्टोल डायस्टोल होगा, है ना। वेंट्रिकल का जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में आप खुद ही इमेजिन करो, खुद ही सोचो कि आपके वेंट्रिकल बहुत ही आराम से बैठे हुए है ना, रिलैक्सेशन मोड पर। तो उस समय पर क्या क्या चीजें हो रही होंगी, एक बार ऑप्शन देख लो। वेंटिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस एंड वेंटिकुलर वॉल्यूम इंक्रीजेस। वेंटिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस एंड वेंटिकुलर वॉल्यूम डिक्रीजेस। ventricular pressure increases and ventricular volume increases. ventricular pressure increases and ventricular volume decreases. खुद ही सोचो क्या होगा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन चल रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि आपका जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा और आपका जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दौरान वॉल्यूम, जो वेंट्रिकल्स है, वेंटिकुलर जो एरिया होता है या प्रेशर होता है या वॉल्यूम होता है, सब कुछ कम हो जाता है। क्लियर? एक कार्डियक साइकिल के दौरान ये सारी कंडीशन होगी, याद रखेगा। और अगर यही सवाल मैं हल्का सा चेंज कर दूं, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि मैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपसे पूछूं, तो क्या आप नहीं बता सकते? क्या होगा? उल्टा कर दो, उल्टा कर दीजिए। वॉल्यूम, जो आपकी वेंट्रिकल्स है उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और उनके अंदर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि कार्डियक साइकिल के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दो फेजेस आते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब सिस्टोल ऑरिकल्स का भी होगा और सिस्टोल वेंट्रिकल का भी होगा, सेम एज डायस्टोल ऑरिकल का भी होगा एंड वेंट्रिकल्स का भी होता है। ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है जिसके अंदर आपकी वॉल्व भी ओपन है, वो ऑट्रियल सिस्टोल होता है, यानी ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद सेम एज जब आप आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उस समय पर क्या होगा कि आपकी जो वॉल्व है ये बंद हो जाती है ताकि वो बैकफ्लो ना करे। इसके साथ ही साथ वेंटिकुलर सिस्टोल में जब होगा, अब देखना कि यहां पर जो आपकी ये वाली वॉल्व है और ये वाली वॉल्व है, यानी जो अरोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व है, वो ओपन होंगी। और वैसे ही जब ये होगी कंडीशन तो ये भी बंद हो जाएगा वेंटिकुलर डायस्टोल के अंदर, यानी रिलैक्सेशन के अंदर। क्लियर हो गया? समझ आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस विद देयर डिस्क्रिप्शंस। हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड एन्यूरिज्म। चलिए, हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, कितना हाई ब्लड प्रेशर? देखिए, जब आप वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इन ब्लड वेसल्स, है ना। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे।
बिल्डअप ऑफ फैटी डेपोजिट्स इन आर्टरियल वॉल, नैरोइंग ब्लड वेसल, क्या हो सकता है? खुद ही सोचिए। देखो, आर्थेरोस्क्लेरोसिस का नाम तुमने सुना है? ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर इसकी दीवारों पर चीजें जमा होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, जिसकी वजह से जो वहां का एरिया है वो कम होगा। एरिया कम होगा तो जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी। दैट कंडीशन इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। फैटी डिपॉजिट्स, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें यहाँ कर जमा हो जाती है ना। तो सी का होना चाहिए 1। देख लो भैया, सी का 1 कहां पर है? इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे तो बस। तो आंसर सी होना चाहिए। और मैच कर लेते हैं। हाइपरटेंशन बिल्कुल सही है। हाई ब्लड प्रेशर लीडिंग टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस एंड स्ट्रोक। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अब ये क्या होता है? देखिए, ये क्या होगा कि जो आपका हार्ट ब्लड फ्लो करता है ना, वो कम हो जाता है ना। हार्ट जिस रेट से ब्लड फ्लो करता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक भी हो जाती है और वो नैरो भी हो जाती है। क्लियर? चलो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का होना चाहिए 4th। बहुत बढ़िया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का होना चाहिए 4th। यही है, यही है सही ऑप्शन, जाएगा आपका सी। क्लियर हो गया? सारी चीजें समझ आ गई। मैच द फॉलोइंग का फायदा यही है, 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट एक ही बार में क्लियर, एक ही बार में समझ आता है। अब चाहे वो आपको मैच द फॉलोइंग देकर पूछे या अलग से एक पूरा क्वेश्चन बनाकर पूछे, आप कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। अब कार्डियक आउटपुट जो होता है उसको आप किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू एच आर इंटू बीपी, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू एस वी इंटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। अब खुद ही सोचो, इसको तो काट दो मेरे हिसाब से, है ना। देखो, सेम 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 बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, तो आंसर इन्हीं में से एक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर? तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन जाएगा आपका बी। जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम को और अपने जो हार्ट रेट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास कार्डियक आउटपुट आ जाता है। ठीक है, समझे? कार्डियक आउटपुट समझते हो कि आपका दिल कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है, कितना उसका आउटपुट है, वो होता है कार्डियक आउटपुट। तो जब आप एक स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट के साथ यानी 72 टाइम्स जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कार्डियक आउटपुट आ जाता है 1 मिनट का। ठीक है, चलिए, मिल गया आंसर। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। अब जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपके ईसीजी से, और ये भी मैंने मैच द फॉलोइंग में इसीलिए बनाया ताकि आपको सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पीआर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल। मैच द फॉलोइंग वेव्स और कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विद देयर कॉजेस, है ना, जिसकी वजह से वो होते हैं। ये चीज आपको मैच करनी है। अच्छा, पी वेव क्यों होता है? खुद ही सोचो, पी वेव क्यों होता है? शुरुआत कब होती है? जब आपके ऑरिकल्स डीपोलराइज करेंगे, है ना। ऑरिकल्स डीपोलराइज करेंगे तभी तो चीजों की शुरुआत होगी, तभी तो हार्ट रेट की शुरुआत होगी, हार्ट बीट की शुरुआत होगी। तो पी वेव का आंसर होना चाहिए ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। वही चेक कर लेते हैं। ए नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए है। ठीक है, ए का होना चाहिए 4th, ए का होना चाहिए 4th। एक ही ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, फिर भी मैच कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ये होगा वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से, तो बी का 3rd होना चाहिए। बिल्कुल सही है। टी वेव कब होता है? जब आपके वेंट्रिकल वापस रिपोलराइज हो जाते हैं, तो वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन। सी का होना चाहिए 2nd, सेम है। पीआर इंटरवल किसके बीच का टाइम है? आपके डीपोलराइजेशन एंड वेंटिकुलर, ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन एंड वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, दैट इज पीआर इंटरवल। तो ये सही है। और क्यूटी इंटरवल ये कब है? मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये कब का टाइम है? जब वेंटिकुलर डीपोलराइज करेंगे और एक पूरा रिपोलराइजेशन खत्म हो जाता है, ये होता है क्यूटी इंटरवल। ठीक है, चल अब मैं इस तरीके से सारी चीजें आपको बताती हूँ। टाइम भी है इसके अंदर, कॉज भी है, कहां से कहां जाता है ये भी है, और वेव भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो वेव है दैट इज पी वेव। ये होता है ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से, समय होता है 0.1 सेकेंड। दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब होगा?
अच्छा, कहां से कहां जाएगा? Q से लेकर S तक जाएगा, सिंपल सी बात है। वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से होता है। समय जो इसका है 0.08 से लेकर 0.10 यानी 0.10 सेकेंड। टी वेव कब होता है? जब वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, कहीं नहीं जाता है, बस टी पे ही रहता है। कितना समय है? 0.2 सेकेंड। अब पी आर इंटरवल कब होगा? पी से लेकर क्यू तक का, पी से लेकर क्यू तक का। ठीक है, चलो कब होगा ये? वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन एंड कंडक्शन थ्रू एवी नोड, ये दिखाता है 0.16 सेकेंड भी हम इसको लेकर चलते हैं, या 0.16 टू 0.18 से, ये याद रखेगा। तो अगर कहीं पर आपको 16 दिखाई दे, गलत मत कर देना उसे। ये होता है समय। क्यूटी इंटरवल क्या होगा? क्यू से लेकर टी तक होगा, सिंपल सी बात है। जब आपके वेंट्रिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, दैट शोज क्यूटी इंटरवल। ठीक है, समय होता है 0.4 से लेकर 0.43 और 4 और 5 सेकेंड। क्लियर? चलो, एसटी सेगमेंट लास्ट है, डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी भैया। ठीक है, क्या होता है एसटी सेगमेंट? एस से लेकर टी तक आइसो इलेक्ट्रिक जब होता है तब, और इसका समय होता है 0.08 सेकेंड। अब मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। ऐसा कुछ होता है ईसीजी, है ना? बनाया है, हाँ बनाते हो डिजाइन। चलिए, ये होता है पी, दिस इज क्यू, आर, एस एंड टी। कॉजेस पता चल गए हैं आपको। मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि इंटरवल्स कहाँ हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये क्या होता है। ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये भी वेव है, ये भी वेव है। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज होती है, पी आर इंटरवल। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का ये होता है पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल। एक और होता है क्यूटी इंटरवल, यानी यहां से लेकर यहां तक का, दिस इज क्यूटी इंटरवल, है ना? एक और होता है एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक का, दिस इज एसटी सेगमेंट। क्लियर है? समझ आ गया? ये होता है आपका पूरा ईसीजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, द स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज S2 into two components A2 and P2 is primarily caused by। अच्छा, हमारे पास चार तरीके की आवाजें होती हैं, आपको सुनाई दो ही देती है। ठीक है, S1 एंड S2, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। S1 जो आपकी साउंड है दैट इज लब, S2 इज डब। ठीक है, S1 जो होती है वो आपके फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑर्टियोवेंटिकुलर वॉल्व की वजह से होती है, और जो S2 साउंड है वो आपके सेमिल्यूनार वॉल्व के बंद होने की वजह से आवाज सुनाई देती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो आपकी S2 साउंड होती है वो दो चीज में डिवाइड कर देते हैं हम उसको, कौन कौन सी? A2 एंड P2। लेकिन क्यों होती है? ठीक है, क्लोजर ऑफ द aortic एंड pulmonary valve simultaneously, यानी साथ साथ। delayed closure of the aortic valve compared to the pulmonary valve, delayed closure to the pulmonary valve compared to the aortic valve, opening of the aortic valve and pulmonary valve simultaneously। opening तो नहीं होगा, ये काट दीजिए, क्योंकि बंद होने की वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्लोजर क्लोजर क्लोजर, इनमें से हो सकता है आंसर। इसका सही आंसर जाएगा आपका बी, क्योंकि तो खुद ही सोचो कि मैं बोल रही हूँ S2 साउंड है, और मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है, कौन कौन सा? A2 एंड P2। सिंपल सी बात है, अगर वो साथ साथ हो रही होती तो आप इसको डिवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि आवाज आपको एक ही साथ सुनाई देती ना, है ना? तो याद रखना कि जो आपकी अरोटिक वॉल्व होती है ना, अरोटिक वॉल्व वो पल्मोनरी वॉल्व के बाद में बंद होती है। पहले पल्मोनरी वॉल्व बंद होगा, उसके बाद अरोटिक वॉल्व बंद होगी। मैं साउंड का पूरा किस्सा आपको क्लियर ही कर दूं। ठीक है, उसके लिए हमें एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि आवाजें होती क्या है। देखिए, हार्ट साउंड, हार्ट साउंड दो ही मैं पढ़ाऊंगी क्या होती है। पहली है S1, दूसरी है S2। ठीक है, ये होती है LUBB, लव साउंड, दिस इज DUB, डब साउंड। ये किसकी वजह से होगी? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। अब एवी वॉल्व दो तरीके की होती है, माइट्रल, ट्राइकस्पिड।
ठीक है, जो डब साउंड है वो भी किसकी वजह से होती है, इधर ही लिख देते हैं, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल, सेमी ल्यूनार वॉल। ठीक है, सेमी ल्यूनार वॉल्व भी दो तरीके की होती है, पहली अरोटिक, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, अरोटिक, दूसरी होती है पल्मोनरी। अब एक चीज आपको यहां पर क्या याद रखनी है, पल्मोनरी वॉल्व पहले बंद होती है, ठीक है, अरोटिक वॉल्व बाद में बंद होती है, तो इसको लिख लेना कि क्लोज्ड आफ्टर पीवी यानी पल्मोनरी वॉल्व, याद रखने के लिए, ठीक है, बाद में याद रहेगा। ये है आपके हार्ट साउंड का पूरा किस्सा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What is understood by isovolumetric systole? What is isovolumetric systole? The time duration between the closing of AV valve and opening of semilunar valve. The time duration between the closing and opening of the AV valve. The time duration between the closing of SL valve and the opening of AV valve. The time duration between closing and opening of the semilunar valve. चलिए देखते हैं व्हाट इज अंडरस्टूड बाय आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल। व्हाट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जो कि आपके एवी वॉल्व के बंद होने और सेमी ल्यूनार वॉल्व के खुलने, इन दोनों के बीच में जो समय होता है, ठीक है, यानी मैं क्या बोल रही हूं ध्यान से सुनिएगा, एवी वॉल्व का बंद होना, सेमी ल्यूनार वॉल्व का खुलना, इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल। क्लियर, मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ही यही है, नहीं नहीं, मैं एक कंडीशन आपको बता रही हूं कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल में ऐसा होता है, एवी वॉल्व का बंद होना, सेमी ल्यूनार वॉल्व का खुलना, इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल के कंडीशन में रखते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया? चलते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। अब ये जो पूरा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम से सवाल आया जिसके अंदर आपको चारों चीजें दी हुई हैं और ये सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द ऑर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल, कंडक्ट्स इंपल्सेस टू द वेंट्रिकल, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इनिशिएट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो ए का सेकंड पहले मैच कर लो, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में गिवन है, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डिलेड इंपल्सेस ट्रांसमिशन टू, ये एवी नोड का काम होता है, ठीक है, ये एवी नोड का काम है। परकिंजे फाइबर, हाँ, पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर इंपल्सेस को कंडक्ट करेंगे, स्टिमुलेटिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, तो सही ऑप्शन जाएगा आपका डी। अब एक बार पूरा सिस्टम भी देख लो, मैं आपको डायग्राम बनाकर भी दिखा दूंगी कैसा होता है। हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली 5 नहीं 4 ही होते हैं, ध्यान से देखना आप। पहला है एसए नोड, पेसमेकर ऑफ हार्ट। सेकंड इज एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, ये सी के अंदर आ जाता है। एंड दिस इज परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, 4 ही कॉम्प्लेक्सेस है। एक बार मैं डायग्राम बना दूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं आपके पूरे कंडक्शन सिस्टम का। मान लीजिए ये आपका है दिल, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं कुछ डिविजन्स करने वाली हूं ऐसे, और फिर ये इस तरीके से। ठीक है, डिवीजन ऐसे होता है। अब मैं जगह दिखा देती हूँ कि कहां पर, मान लीजिए कि ये वाली आपकी जो जगह है ये है ऐसे नोड की, कहां पर प्रेजेंट होता है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो राइट ऑरिकल के राइट अपर वाली तरफ ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्यों बोला गया इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि यही जो आपकी इंपल्सेस है उसको जनरेट करता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये वाली जो जगह है यहां पर प्रेजेंट होता है एवी नोड, एवी नोड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऐसे नोड एवी नोड से कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे नोड एवी नोड से कुछ इस तरीके से जुड़ा है, यहां से जो भी चीजें कंडक्ट होंगी, जनरेट होंगी, वो यहां तक आएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद इस जगह पर ये जो जंक्शन है यहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ
हिस, ठीक है। एवी नोड से जो भी इंपल्स है वो बंडल ऑफ हिस के पास आया, एंड देन बंडल ऑफ हिस से ये सारी चीजें आगे की तरफ कुछ ऐसे 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 पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाएगा, है ना। ये होते हैं आपके पर्किंजे फाइबर्स, दीज आर पर्किंजे फाइबर्स। क्लियर हो गया, पाथवे समझ आया, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। ऐसे नोड से जो भी चीज वो कंडक्ट करेगा, जनरेट करेगा, वो एवी नोड को देगा। एवी नोड से सब कुछ इस बंडल ऑफ हिस के पास आएगा। बंडल ऑफ हिस से पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैलेगा, किसकी मदद से फैलेगा, इस पर्किंजे फाइबर्स की हेल्प से। क्लियर, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको याद करना है। क्लियर है, चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास के बेस्ट 10 एमसीक्यूज भी कंप्लीट होते हैं ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड आई होप कि इस क्लास में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी तरीके से और भी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, वो भी हम लोग कवर करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पीडीएफ नोट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।